जानवी अपनी बातें कहकर जैसे ही रूम के अंदर जाने लगी, रीमा जी की नज़र उसकी मांग पर पड़ी। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली, रुको जानवी, ये क्या लगाया है तुमने अपनी मांग में? पागल हो गई हो क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस लड़की की। विधवा होकर अपनी मांग में सिंदूर सजाए हुए है। किसने भरी तेरी मांग? मैंने पहले ही तुझसे कहा था, इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं हैं। रैना अपनी माँ की बातों का जवाब देते हुए बोली, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब मंदिर में ऐसा एक्सीडेंटली हो गया तो इसमें इसका क्या दोष है? जान भी शाम होने वाली है, तू पहले अपना सामान ले आ, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, क्योंकि आज मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी दी है। इस खुशी में रीमा जी फिर उसे टोकते हुए कहती हैं, इस लड़की की संगत का असर है। अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती है? किचन में जा और मेरे लिए चाय बना कर ला, सर दुख रहा है। जानवी कोने में खड़े होकर रीमा जी की ओर देखकर बोली, आंटी मैं पहले वो सामान ले आती हूँ, आते हुए हो सकता है शाम हो जाए। मैं घर टाइम पर आ जाऊंगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रैना भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो किचन की विंडो के सामने खड़े होकर इशारा करते हुए समझाती है, तू अभी अकेले ही जा, लेकिन मैं वहाँ जरूर आऊंगी। अच्छा बाय, अच्छे से जाना। घर से बाहर जैसे ही वो निकलती है, सामने से टैक्सी वाले को रोककर उसमें बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर एड्रेस जानकर टैक्सी स्टार्ट करते हुए वहां से चल पड़ा। एयरपोर्ट से अपनी मॉम डैड और दादी को रिसीव करने के बाद समर डायरेक्ट उन्हें शांतनु के बताए हुए एड्रेस पर ले गया। जब वो उस घर के सामने पहुंचा तो पूरे घर के बाहर और अंदर तो डेकोरेशन की जा रही थी। सिया जी कार में बैठी हुई थी, अपने बेटे से कहती हैं, तुम सही एड्रेस पर लेकर तो आए हो ना बेटा? ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो यहाँ पर। मॉम आप चिंता मत कीजिए, शांतनु ने यहीं का एड्रेस दिया है। बंगलो का नाम है मधुबन कोठी, यही तो है। मैं एजेंट से बात करता हूँ। समर कार से उतरते हुए बोला। वो जैसे ही एजेंट को कॉल करता, बूढ़ा आदमी उसके पास आकर कहता है, आप सब अपना सामान लेकर शिफ्ट हो सकते हैं। वो रही मधुबन कोठी, ये सामने वाला घर मेरा है। आज मेरी बेटी की शादी है, तो आप सब जरूर शामिल हों, मुझे खुशी होगी। मिस्टर राठौर मुस्कुराते हुए बोले, जी जरूर, लेकिन हमें कोई दिक्कत हुई तो? मैं यहीं हूँ, आपको कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर सकते हो, आदमी कहता है। फिर वो अपने घर के अंदर चला गया। समर सारा सामान लेकर मधुबन कोठी के मेन गेट से अंदर जाने लगा। कोठी बहुत ही आलीशान और खूबसूरत दिख रही थी। सामने बहुत बड़ा गार्डन, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। एक झूला भी था। कोठी के अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। मिस्टर राठौर और सारे लोग पूरी कोठी का मुआयना करते हुए अंदर आ गए। कोठी अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारा फर्नीचर भी सेट था। दीवार पर टंगी हुई महंगी पेंटिंग को देखते हुए सिया मुस्कुराते हुए बोली, जवाब नहीं है तुम्हारे दोस्त का, इतना अच्छा घर मिला है रहने को। मैं किचन देख कर आती हूँ। समर बेटा, तू अपना कमरा सेलेक्ट कर ले। तभी दादी माँ कहती हैं, सिया बहू, घर में मंदिर भी है, मैं माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। समर एक कमरे में आया और उस कमरे को देखकर बस वो मुस्कुरा दिया। शाम के 6 बज चुके थे। जान भी बूढ़े आदमी के घर के बाहर खड़े होकर देखती है तो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए बोली, काका ने कहा था उनकी बेटी की शादी है, आज ही शादी है। मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं? जान भी जैसे ही अंदर आती है, कबीर के साथ बिताया हुआ एक एक पल आंखों के सामने तैर रहा था। वो मधुबन कोठी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, कबीर हमारा सपना अधूरा रह गया। मैं तो किसी न किसी बहाने से आपको याद करके रो पड़ती हूँ। अब किसके सहारे जीऊँ मैं? अब तो आप ख्वाबों में भी नहीं आते हैं। आपकी जान भी बिल्कुल अकेली और बेसहारा है। जान भी अपने हल्के कदमों से मधुबन कोठी के अंदर जाने लगी, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, जान कहाँ चली गई थी तुम? कब से बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। जान भी पलटकर देखती है तो कबीर उससे प्यार भरे लहजों में शिकायत कर रहा था। फिर उसका हाथ पकड़कर मधुबन कोठी के अंदर लेकर आते हुए कहा, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूँ। आंखें बंद करो और बस मुझे महसूस करो। जान भी मधुबन कोठी के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो कबीर कहीं नहीं था।
वो उदास होकर कहने लगी, कबीर। जानवी जैसे ही कोठी के अंदर जाने वाले दरवाजे पर आई, उसे चक्कर आ रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी। गिरने की आवाज को सिया जी ने सुना। वो बाहर लिविंग एरिया से निकलकर जैसे ही घर के डोर के सामने आती हैं, जानवी को बेहोश देखकर सबको बुलाने लगीं। माँ जी, समर, राठौर साहब, कहाँ हैं सब? समर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आया। हड़बड़ाते हुए बोला, कौन है ये लड़की? समर की नज़र जैसे ही उस सतरंगी दुपट्टे पर पड़ी, वो समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसे मैं देखकर भी नहीं देख सका था। सिया जी अपने बेटे से, पता नहीं कौन लड़की है ये बेचारी, बेहोश होकर गिर पड़ी है, उठाकर अंदर ले चल। समर जैसे ही उसके पास आता है, वो उसके वही झुमके, बिंदी और सफ़ेद सलवार सूट को देखकर कहता है, मॉम, ये मंदिर वाली लड़की है, बेटा पानी लेकर आओ जल्दी, बेहोश होकर गिर गई है। सिया जी के इतना कहते ही समर पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आता है। सिया जी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। जानवी अपनी आंखें खोलती है और सामने सिया जी को देखकर हड़बड़ाकर उठ गई। सिया जी उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम यहाँ बेहोश कैसे हो गई थी बेटा? अंदर आओ। जानवी सिया जी की बातें सुनकर कुछ नहीं कहती है, बस वो उन्हें देखे जा रही थी। समर जैसे ही उसे गौर से देखता है, मन में बुदबुदाते हुए कहा, ये तो शांतनु की बहन है। हाँ, कल ही तो मैंने इसकी पिक्चर देखी थी। शांतनु की बहन, इसे ही तो वो मनाने आया था। इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, दोस्त होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है शांतनु को उसकी बहन से मिलाने का। जानवी अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। सिया जी बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा अंदर आओ, तुम अब ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। जानवी इतना बोलकर अपने आप को संभाल कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन पर गिरने की वजह से उसका पैर मुड़ गया था। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसके पैर में दर्द होने लगा। वो दर्द से कराह उठी। सियाची उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोली, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो बेटा? पैर में चोट लगने की वजह से उठ नहीं पा रही हो। समर हेल्प करो इसके उठने में। समर जैसे ही जानवी के सामने आता है, उसकी झुकी हुई निगाहों को देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और घर के अंदर ले आता है। जानवी उसे नहीं देख रही थी, लेकिन समर उसे ही देख रहा था। अपने मन में खुश होते हुए कहा, आज नए साल के शुरुआत से पहले शांतनु की बहन उसे मिल जाएगी। जानवी को सोफे पर लाकर बैठाते हुए कहा, आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपका पैर देख सकता हूँ? सिया जी जानवी के बगल में बैठते हुए पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जानवी उनके चेहरे की ओर देखती है। उसे अपनापन सा महसूस हुआ। उनकी बातों से उसका दिल भर गया। वो रोते हुए उनके गले से लिपट गई। सिया जी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी मिस्टर राठौर और दादी माँ भी लिविंग एरिया में आ चुके थे। सिया जी से लिपटे हुए एक अनजान लड़की को देखकर दोनों चौंक गए। वो कुछ कहते, जानवी उनसे अलग होकर उनकी ओर देखते हुए बोली, आई एम सॉरी। समर शांतनु को कॉल लगाने लगा। सिया जी उसके सर पर हाथ सहलाते हुए बोली, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। दादी माँ और मिस्टर राठौर दूसरे सोफे पर बैठ गए थे। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं इस घर को देखकर जज्बाती हो गई थी, इसलिए खिंची चली आई। अब इस घर से ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। जब इसके सामने आई तो भावनाओं में बह गई। मैं जा रही हूँ। जान भी उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में दर्द होने की वजह से उसकी आह निकल पड़ी। समर उसके सामने आकर कहता है, आप शांतनु की बहन है ना? जानवी उसे एकटक देखने लगी। तभी सियाजी और बाकी सब लोग समर की बातें सुनकर जानवी को देखने लगे। जानवी समर से कुछ कहती है। तभी सियाजी बीच में कहती हैं, शांतनु तुम्हारे दोस्त की बहन, जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। जानवी के मन में हलचल सी होने लगी। वो बिना कोई उत्तर दिए अपनी पलकें झुका लेती है। समर उसके सामने आकर उसकी झुकी हुई निगाहों को देखकर बोलने लगा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तभी दरवाजे की बेल बजती है। सियाजी डोरबेल की आवाज़ को सुनते हुए दरवाजे को खोलती हैं। सियाजी जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं, सामने कोई और नहीं बल्कि शांतनु ही था, जिसे देखकर वो पहचान नहीं पाई। लेकिन शांतनु उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते आंटी, मैं शांतनु।
समर ने कॉल किया था मुझे कुछ देर पहले। शांतनु का नाम सुनते ही जानवी का चेहरा मानो खिल उठा हो, लेकिन उसे इतनी ताकत नहीं मिल पा रही थी उठने के लिए कि वो अपने भाई से मिलकर उसे अपने गले से लगा ले। समर शांतनु को अंदर आने के लिए कहकर उसे हॉल में लेकर आता है। शांतनु कुछ पूछता उससे पहले ही जानवी जैसे तैसे खड़े होकर शांतनु के पास आकर अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी भाई, आप अपनी बहन को माफ तो कर दोगे ना। शांतनु जैसे ही जानवी को ऐसे दोनों कानों को हाथ से पकड़े हुए और रोते हुए देखता है, उसकी आंखें भर आईं। वो उसके पास लपक कर आता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, जानवी मेरा बच्चा, माफी मत मांग। क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना अभागा भाई हूँ कि जब तुझे मेरे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तेरे पास नहीं था। कितने दुख सहे तूने सिर्फ मेरी वजह से, लेकिन मैं अपनी बहन को अब अकेला नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जानवी अभी भी रोए जा रही थी। समर और उसके घर वाले भाई बहन के ऐसे प्यार को देखकर उन लोगों की भी आंखें भर आईं। जानवी अपने भाई से अलग होती है। शांतनु उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं तुझे ऐसी हालत में कहीं और नहीं रहने दूंगा। तेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू सो मच यार, आज मुझे मेरी बहन से मिलवाने के लिए थैंक यू सो मच। जानवी खुश हो गई थी। वो अपने भाई से अलग होकर रोते हुए बोली, पहले आपने मुझे अनाथ बनाकर छोड़कर चले गए और जिसने मेरा हाथ थामा कभी न छोड़ने के लिए, वो मुझसे दामन छुड़ाकर चला गया। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं भाई। आप दोबारा मुझे छोड़कर तो कभी नहीं जाएंगे ना। कबीर के नाम को सुनते ही सिया जी थोड़ी सी असमंजस में पड़ गईं। वो जानवी की ओर देखते हुए बोलीं, अभी तुमने किसका नाम लिया बेटा? कबीर कहा था ना तुमने? हाँ आंटी जी, कबीर मेरे हस्बैंड थे। कुछ दिन पहले ही उनका प्लेन क्रैश में मौत हो गई और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। कहते हुए जानवी की आंखें फिर से रो पड़ीं। सिया जी उसके दुख को समझते हुए बोली, तुम्हारे दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेटे की तलाश में लंदन से आई हूँ। वो हम सब से रूठ कर इंडिया चला आया, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया हमसे मिलने। शांतनु समर और उसके घर वालों को शुक्रिया अदा करते हुए जाने ही वाला होता है कि समर की दादी माँ उन दोनों को रोकते हुए बोली, शांतनु बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम दोनों भाई बहन खाना खाने के बाद जाना। जानवी बेटा, अपने भाई से कहो ना वो हमारे साथ खाना खाए, हमें अच्छा लगेगा। जानवी अपने भाई की ओर देखते हुए बोली, दादी माँ, भाई आपकी बात जरूर मानेंगे। ओह नो, हम सब तो बातों में भूल ही गए कि हमें शादी में आने के लिए इनवाइट किया गया था। लेकिन मॉम, मैं नहीं जाने वाला। आप मेरे लिए डिनर बना दीजिए। सिया जी किचन में जाने लगीं तो जानवी उनके पीछे पीछे आते हुए बोली, आंटी जी आप रहने दीजिए, हम हैं ना। सबसे पहले आप सभी के लिए हम चाय बनाते हैं। मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीकर आप सबकी थकान दूर हो जाएगी। नहीं बेटा, तुम रहने दो, हम बना लेंगे। सिया जी बड़े ही प्यार से कहती हैं, आंटी जी आपने इतने प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ रखा है, मैं आपको हर दिन अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। बदले में मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए, बोलिए देंगी ना? क्या चाहिए बेटा तुम्हें? तुम्हें तो अपनी बेटी कहा है। सिया जी मुस्कुराते हुए बोली। शांतनु मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या कह रही हो बच्चा? भाई मुझे आंटी जी से थोड़ा सा प्यार चाहिए, क्योंकि इन्हें देखते ही मुझे अपनापन सा महसूस करने लगती हूँ। जानवी के इतना कहते ही सिया जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ये कोई कहने की बात है। समर जानवी की सच्चाई को जानकर थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा जानवी अपने दुख को भुलाकर सबके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही है, उसे ताज्जुब हुआ और वो माही को याद करते हुए मन में बोला, तुम्हारा मुझे छोड़कर चले जाना जैसे मेरी जिंदगी वहीं रुक गई थी। आज जानवी से मुझे इतनी बड़ी बात सीखने को मिली है। मुस्कुराकर जीने से दर्द भी कम हो जाता है। जानवी किचन में आती है और सारे सामानों को देखते हुए वो चाय बनाने लगी। तभी किचन के अंदर समर आता है। उसे देखते हुए जानवी कहती है, जी आपको कुछ चाहिए था? मैं पानी पीने आया हूँ। कहते हुए समर गिलास में पानी लेकर पीने लगा। चाय बन जाने के बाद वो चाय को कप में छानकर ट्रे में लेकर जैसे ही जाने लगी, समर उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीता हूँ। माफ़ कीजिएगा,
हमें पता नहीं था। आप फिलहाल ये चाय पी लीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं कॉफ़ी भी बना दूंगी। जानवी चाय का कप समर को देकर हॉल में आती है और सबसे पहले दादी माँ और अंकल को चाय देती है। फिर आंटी जी और भाई को देने के बाद वो सबके रिएक्शन का वेट करने लगी। सब उसके हाथ की बनी हुई चाय पीते ही तारीफ करते हैं। चाय की घूंट लेते हुए समर के होठों पर मुस्कान आ गई। वो दूसरी घूंट लेते हुए बोला, चाय अच्छी बनी है। बातें करते हुए रात के 9 बज चुके थे। जानवी सबके लिए डिनर बनाती है। वो डाइनिंग टेबल पर सजाकर जैसे ही वो घड़ी की ओर देखती है, वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, बाबा जी ये क्या कर दिया हमने, मुझे याद ही नहीं रहा। क्या हुआ बच्चा? शांतनु से देखकर कहता है, ओह भाई, रैना ने कहा था आज साल का आखिरी रात हम दोनों साथ में बिताना चाहते थे। क्या सोच रही होगी वो? शांतनु उसे समझाता है, रैना को मैंने कॉल करके बता दिया है, तुम टेंशन मत लो, सब डिनर करते हैं। खाना इतना टेस्टी बना था कि दादी माँ और अंकल तारीफ किए बिना नहीं रह सके। सबके डिनर करने के बाद जानवी टेरेस पर आती है। वो टेरेस पर रेलिंग के सहारे खड़े होकर बारातियों को आते जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी समर भी उसके बगल में आकर खड़ा होकर बारातियों को आते हुए देखता है। जानवी जैसे ही देखती है समर उसके बगल में खड़ा है, वो सकपकाते हुए बोली, आप यहाँ? ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, आप यहाँ क्या करने आई हैं? समर पूछता है। जानवी समर को देखते हुए बोली, बस ऐसे ही दूसरों की खुशियों को देखकर खुश होने के लिए आ गई। एनीवे, भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जानवी जैसे ही जाने लगी, समर उसे रोकते हुए बोला, आपका जरूरी सामान यही है ना? जानवी जैसे ही देखती है समर के हाथों में एक बॉक्स है जिस पर जान लिखा हुआ है। वो उसके हाथ से लेते हुए एक्साइटेड होकर उस बॉक्स को वहीं खोलने लगी जिसमें टेप रिकॉर्डर था, म्यूजिक सीडी के साथ एक पेंडेंट। जानवी पेंडेंट को देखती है और उसे जैसे ही खोलकर देखती है उसमें उसकी तस्वीर के साथ कबीर की छोटी सी तस्वीर थी। जानवी समर को देखते हुए बोली, ये रिश्ते नाते बहुत अजीब होते हैं समर। जिसके साथ आप सारी उम्र बिताना चाहते हो वो आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए भी ढेर सारी निशानी देकर जाते हैं जिसे देखकर आप उस इंसान को याद करने पर मजबूर हो जाएं, और उसे याद करते ही आपकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं और दर्द भुलाने के लिए अनगिनत बहाने मिल ही जाते हैं, लेकिन उन बहानों में भी उस शख्स की याद आ ही जाती है। समर मायूस होकर कहता है, और कभी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि उस इंसान को याद करने से खुद से भी नफरत हो जाती है। जानवी जैसे ही समर की बातें सुनती है वो एकटक उसे देखने लगी। तभी शांतनु की आवाज़ आती है। वो जाने लगी। समर उसे जाते हुए देखने लगा और अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, प्यार सिर्फ हमें दर्द देता है और आंसू, और कुछ भी नहीं। अगर सचमुच में प्यार से खुशी मिलती तो आज मेरा प्यार मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। सबको गुड नाइट बोलकर जानवी अपने भाई शांतनु के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ी। वो शांतनु के साथ घर पहुंच गई थी। बेड पर आते ही उसे गहरी नींद आ गई थी। आज इतने दिनों के बाद उसे सुकून भरी नींद आई थी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, प्लीज़ जानवी मेरे पास रुक जाओ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। एक लड़का जानवी के हाथों को पकड़कर अपने सर से लगाकर कह रहा था, तो दूसरी ओर से एक लड़का उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके जानवी के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, जानवी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो ना जानवी, साथ दोगी ना मेरा? कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी ना? दुल्हन बनी जानवी की आंखों में आंसू थे। वो दूसरे लड़के के हाथों को अपने कंधे पर से हटाते हुए बोली, मौका दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन हर बार तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। आज तुम्हें मेरे जाने से डर लग रहा है, खोना नहीं चाहते हो तुम मुझे। तुम्हें अब जाकर एहसास हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये सिर्फ मुझे पता है। मैं ये शादी कर रही हूँ और मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी जो ना मुझसे प्यार करेगा बल्कि मेरे बच्चे का गॉड फादर भी बनेगा। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने दिल को समझाया है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला लड़का जानवी के सामने घुटने के बल बैठकर रोने लगा।
जानवी अपने सामने उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज गूंजी, बच्चा कितनी सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। बच्चा तुम सुन रही हो ना? जानवी अपनी आंखें खोलती है और अपना सर पकड़कर रुआंसी होकर कहने लगी, बाबा जी ये सपना था, लेकिन सपने में दोनों लड़के मुझसे जो कुछ भी कह रहे थे उसका क्या मतलब? अब जो भी है सिर्फ सपना है और ये कभी हकीकत नहीं हो सकती है। जानवी ने कबीर के दिए हुए पेंडेंट को रात में ही गले में डाल लिया था। वो उस पेंडेंट को अपने होठों से चूमते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर कबीर, साल का पहला दिन। सबके होते हुए भी मैं आपके बगैर अकेली हूँ। आपके बिना मेरी ये जिंदगी कितनी बेरंग हो गई है। आंखें खोलते ही सबसे पहले आपको छूकर महसूस करती थी कि आप मेरे पास हो, लेकिन आज तो ना ही मैं आपको छू सकती हूँ और ना ही आपको अपने पास देख सकती हूँ। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके कमरे में शांतनु दाखिल होता है और उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। जानवी अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शांतनु उसकी आंखों में आंसू देख लेता है और उसके पास आकर बैठते हुए बोला, ये क्या बच्चा, तू रो रही है? नए दिन की शुरुआत ऐसे रोकर करेगी? चल जल्दी से उठ, नहाकर तैयार हो जा। मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रहा हूँ। तुम्हारी पागल दिमाग से पैदल दोस्त रहना आती होगी, उसके आने से पहले मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेता हूँ, वरना वो चटोरी सारा चट कर लेगी, फिर मुझे फिर से बनाने को कहेगी। जानवी अपने भाई की बात सुनकर हंसने लगती है और हंसते हुए बोली, उसे प्रपोज कब कर रहे हैं आप? ये तो आप हमेशा उसे पागल दिमाग से पैदल चटोरी भुक्कड़ कहते रहते हैं ना। सब समझती हूँ मैं, उसे आप कितना चाहते हैं, फिर उससे अपने दिल की बात कहते क्यों नहीं हैं? तू तो जानती है बच्चा, उसकी माँ को वो लेडी मुगेम्बो से कम है क्या? उससे अपने दिल की बात कह भी दूं, लेकिन फिर उसकी माँ को मनाएगा कौन? हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं है जो बड़ों से बात करके कन्विंस करे, फिर जैसे चल रहा है चलने देते हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़, आज शाम को मेरे बॉस के घर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगी और रहना भी, क्योंकि मेरे लिए तुम मेरी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरा बच्चा हो। और रैना को मैंने कह दिया है जाने के लिए, क्योंकि अगर उसे नहीं लेकर गया तो जान खाएगी मेरी, 1000 सवाल करेगी। तुमसे गुस्सा होकर मैं मुंबई चला गया, लेकिन दिन में 10 बार कॉल करके मुझसे मेरा हाल पूछा करती थी। खाने से लेकर मैंने कपड़े में क्या पहना ये तक पूछकर परेशान करती थी। शांतनु बस बोले जा रहा था तो जानवी उसकी ओर देखते हुए बोली, और आप सिर्फ उससे मेरे बारे में पूछते थे, है ना भाई? इतना प्यार अपनी इस पागल बहन से। शांतनु उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से फेरते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तेरी फिक्र होती थी मुझे, तूने अपना ख्याल अच्छे से रखा या नहीं। कबीर से मुझे नाराज़गी ज़रूर थी, क्योंकि उसने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया। जब तक नाराज़गी दूर हुई तब तक वो तुम्हें बेसहारा छोड़कर चला गया, लेकिन ये भाई अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी उठो। उन दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर रैना की आंखें भर आईं। वो दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर जानू। जानवी उसे हक करते हुए न्यू ईयर विश करती है तो शांतनु उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहता है, मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर हो गई। रैना शांतनु की बातें सुन लेती है। वो घूर कर उसे देखने लगी तो जानवी अपने बेड से उतरकर वॉशरूम के अंदर जाते हुए बोली, आप दोनों के रोमांस में मैं कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। कैरी ऑन गाइस। वॉशरूम के अंदर जाकर जानवी डोर लॉक कर लेती है तो रैना बेड पर रखा हुआ पिलो उठाकर शांतनु को फेंक कर मारती है, लेकिन वो उस पिलो को कैच करते हुए कहता है, ओए पागल, पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? शांतनु के बच्चे, मुसीबत किसे बोला तूने? आज न्यू ईयर के दिन मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। मुंबई चले गए बिना बताए और लुधियाना भी बिना बताए आए, न एक फ़ोन न कॉल और न ही एक मैसेज। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, रैना अपने गुस्से भरे लहजे में कहती है। शांतनु उसे गुस्से में लाल देखकर उस कमरे से भाग जाता है, लेकिन रैना उसका पीछा करते हुए दूसरे कमरे में भी आ गई थी। वो कमरा शांतनु का ही था।
रैना पिलो उठाकर उसे मारने ही वाली होती है कि वो उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लेता है, जिससे हड़बड़ाकर रैना उसके साथ बेड पर गिर जाती है। वो उसके दोनों हाथों को बेड पर लगाते हुए बेहद करीब आते हुए बोला, अब तुम्हारी जुबान पर ताला कैसे लग गया? कुछ बोलो भी। 1 मिनट भी शांत नहीं रह सकती हो ना? जब भी मिलती हो या फिर फोन पर बात करती हो तब बकबक करती रहती हो। अब बोलती बंद क्यों है तुम्हारी? मुझे न्यू ईयर विश नहीं करोगी? कोई नहीं, मैं खुद कर देता हूँ। रैना की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शांतनु को देखे जा रही थी। शांतनु उसके ऊपर ही था। वो उसके कान के पास आकर धीरे से कहने लगा, आई लव यू एंड हैप्पी न्यू ईयर जान। रैना मुस्कुराने लगी। शांतनु उसे मुस्कुराते हुए देखता है तो उसे शरारत सूझती है। वो उसकी गर्दन पर किस कर लेता है। इससे रैना शॉक्ड रह गई। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए? मुझे तो लगा मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही बोरिंग और स्टूपिड है, लेकिन जैसा भी है मेरा है। शांतनु मुस्कुराते हुए उसके बगल में लेट जाता है और उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, थैंक यू सो मच रैना। रैना, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? शांतनु, क्योंकि तुमने जिस तरह से जानवी का ख्याल रखा, उसे अकेले नहीं छोड़ा इसलिए। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। मुझे नाश्ता बनाना है और तुम भी मेरे साथ किचन में चल रही हो मेरी हेल्प करने। जानवी अपने येलो कलर के पटियाला सलवार सूट पहनकर वो घर के छोटे से मंदिर में पूजा करती है। फिर जैसे ही वो किचन में झांकती है तो रैना और शांतनु दोनों मिलकर नाश्ता बना रहे थे। जानवी खुश होकर लिविंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। तभी दरवाजे की बेल बजी। वो उठकर जैसे ही दरवाजे को खोलती है, सामने एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर पूछती है, आप कौन हैं? लेकिन वो लड़का तो सिर्फ जानवी को ही देखने में बिजी था। जानवी अपने गीले खुले हुए बालों में हद से ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। वो लड़का उसकी ओर देखते हुए बोला, सो ब्यूटीफुल। जानवी, क्या कहा आपने? सॉरी। उस लड़के को होश आता है। वो हिचकिचाते हुए बोला, मेरा नाम विक्रम बत्रा है। क्या मैं शांतनु से मिल सकता हूँ? जानवी उसे अपने साथ अंदर लेकर आती है और सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, मैं भाई को बोलती हूँ, तब तक आप बैठिए। विक्रम अभी भी सिर्फ जानवी को शिद्दत भरी निगाहों से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जानवी किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजे को नॉक करते हुए बोली, भाई बाहर कोई विक्रम बत्रा आपसे मिलने आए हैं। जानवी के कहते ही शांतनु किचन से बाहर निकलकर लिविंग एरिया में आता है, जहां बैठा हुआ विक्रम जानवी की तस्वीरों को निहारे जा रहा था। शांतनु उसे देखकर, हे विक्रम, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज शाम को डैड ने होटल में पार्टी दी है। तुम्हें तो इनवाइट कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है। मैंने मिस्टर राठौर को भी इनवाइट किया है। मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन पर जो काम लगा हुआ है उसकी फाइल तुम्हारे पास है, वही लेना है, विक्रम कहता है। तभी जानवी कॉफ़ी के 2 मग और साथ में खीर भी लेकर आती है। सबसे पहले वो अपने भाई को कॉफ़ी का मग देती है और फिर विक्रम की ओर बढ़ाते हुए बोली, कॉफ़ी लीजिए और जल्दी से पीकर फिर खीर टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज न्यू ईयर है तो आज सुबह सुबह कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। मुझे खीर बहुत पसंद है और भाई ने मेरे पसंद की खीर बनाई है। अरे शर्माइए मत। विक्रम पहली बार किसी लड़की को ऐसे अनजान से बातें करते हुए, वो भी बिना झिझक के साथ, देखकर तो सरप्राइज्ड रह गया। इतनी बातूनी और नेचर की भी अच्छी लड़की कि किसी अनजान शख्स से बात करते हुए थोड़ी सी भी झिझक महसूस नहीं कर रही थी। वो उसके हाथ से कॉफ़ी का मग लेकर थैंक यू कहता है। शांतनु हंसते हुए बोला, विक्रम मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही बोलती है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं फाइल लेकर आता हूँ। विक्रम कॉफ़ी फिनिश करने के बाद मग को टेबल पर रखता है और स्पून उठाकर जैसे ही वो खीर खाता है उसे बहुत ही टेस्टी लगा। इट्स यम्मी, थैंक यू सो मच, बहुत ही टेस्टी है। जानवी हंसते हुए बोली, आपने ऑलरेडी 2 बार थैंक यू बोल दिया, अब मत बोलिए, पहले खीर फिनिश कीजिए। विक्रम जानवी को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उस पर फिदा हो गया। आखिर क्यों ना हो, आज तक उसने जितनी भी लड़कियों के साथ डेट किया वो सब हाई फाई गर्ल थीं। जानवी जितनी सिंपल थी उतनी ही खूबसूरत। उसकी सादगी भरे अंदाज
बेबाकपन और उसकी मुस्कुराहट देखकर तो विक्रम तो जैसे उसका दीवाना हो गया था। उसके ऑफिस में काम करने वाली न जाने कितनी सारी लड़कियों ने उससे बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन विक्रम को तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, जो सिर्फ उसे हाई प्रोफाइल को देखकर उसे अपना बनाना चाहती थीं। लेकिन पहली बार आज विक्रम को जानवी इतनी अच्छी लगी थी कि कुछ ही पलों में उसने ये तय कर लिया था कि उसे अपनी पूरी लाइफ किसके साथ स्पेंड करनी है। शांतनु फाइल लेकर विक्रम को देता है। विक्रम जाते हुए जानवी को थैंक यू कहता है और बाय बोलकर चला जाता है। तभी किचन से रहना 3 कटोरी में खीर डालकर ले आती है और कॉच पर बैठकर जानवी को खीर खिलाने लगी। शांतनु रैना को बस प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था। अब क्या तुम्हें स्पेशल ऑर्डर देना होगा मुझे? जल्दी से ये खाओ और हम दोनों को शॉपिंग पर लेकर चलो। हम दोनों को पार्टी में जाना है तो शॉपिंग करना जरूरी है। रैना शांतनु पर हक जताते हुए बोली, हमेशा झगड़ कर ही बात करती हो, कम से कम आज के दिन तो मत झगड़ो। शांतनु अपने मुंह में खीर डालते हुए बोला, मेरे स्वीट से भी स्वीट भाई और मेरी मोस्ट लविंग बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों झगड़ते रहते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि परमानेंट लड़ने के लिए लाइसेंस ले लीजिए। नहीं समझे ना? ओके समझाती हूँ, आप दोनों शादी कर लीजिए। बोल रैना, तुझे मेरे भाई से प्यार है ना? जानवी के इतना कहते ही रैना और शांतनु दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। बाबा जी, आप इन दोनों की जोड़ी को बनाए रखना, कभी किसी की नज़र ना लगे, इन दोनों के बीच हमेशा प्यार बना रहे। जानवी अपने मन में कहते हुए अचानक से उसकी आंखें भर आईं। थोड़ी ही देर बाद तीनों शॉपिंग मॉल में पहुंच गए थे। रैना सबके लिए कपड़े पसंद करने लगी। जानवी की नज़र छोटे बच्चों के कपड़ों पर पड़ी। वो बिना किसी को बताए छोटे बच्चों के कपड़े देखने के लिए चली गई। जानवी अपने हाथों में बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेकर मुस्कुराने लगी और छोटे छोटे शूज को लेकर वो जैसे ही पलटी, किसी के टकराने की वजह से उसके हाथ से बच्चों के कपड़े और शूज नीचे गिर गए। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। वो शख्स शूज और कपड़े उठाकर जैसे ही जानवी को देखता है तो वो चौंक जाता है। आप माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको, जानवी कहते हुए वहां से जाने लगी। समर जैसे ही जानवी के हाथों में छोटे बच्चों के कपड़े और शूज को देखता है, उसे अजीब सी फीलिंग आने लगी। वो जानवी पर शक तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे पूछे बगैर नहीं रह सका। जानवी कुछ कहती उससे पहले ही सिया जी अपने बेटे का नाम लेते हुए वहां पहुंच गईं। समर, कब से आवाज दे रही हूँ तुझे, क्या कर रहा है यहाँ तू? जानवी जैसे ही सिया जी को देखती है वो उनके पैर छूती है। सिया जी आशीर्वाद देते हुए बोली, हमेशा खुश रहो बेटा, अकेले आई हो? नहीं आंटी, भाई और मेरी दोस्त आए हैं साथ में शॉपिंग करने। आप यहाँ ग्रोसरी शॉपिंग, और आज को मिस्टर बत्रा के यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है, बस पार्टी के लिए शॉपिंग। लेकिन तुम बुरा ना मानो तो मेरे लिए साड़ी पसंद कर सकती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिया जी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ओहो, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, मैं पसंद कर देती हूँ। जानवी सिया जी के साथ साड़ी देखने लगी, लेकिन समर अभी भी जानवी को शक भरी निगाहों से देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ छिपा रही है, सबके सामने ऐसे हंसकर बात करती है जैसे कितनी खुशमिजाज लड़की हो। असल में कैसी है ये तो सिर्फ यही जानती होगी, लेकिन इसकी सच्चाई तो मैं जानकर रहूँगा। जानवी सिया जी की शॉपिंग कराकर जैसे ही वो जाने लगी, सिया जी उसे रोकते हुए बोली, जानवी बेटा, ये तुम्हारे लिए है, इसे लेकर तो जाओ। जानवी देखती है सिया जी ने उसे एक साड़ी गिफ्ट कर रही हैं। वो लेने से मना करते हुए बोली, सॉरी आंटी, लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जानवी उनके हाथ से साड़ी ले लेती है और चली गई। शाम हो चुकी थी। रैना अपने घर में रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है, रीमा जी उसे देखकर कहती हैं, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो, वो भी इतना बन-ठन कर? रैना कहीं शांतनु के साथ तो नहीं? माँ, आप जानती हैं ना मैं और शांतनु कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और आप ये भी जानती हैं कि मेरा फैसला कभी नहीं बदल सकता है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शांतनु से, वरना किसी से नहीं। वो मुझसे कितना प्यार करता है। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ रैना, लेकिन क्या जानवी के होते हुए शांतनु तुझे इतना प्यार दे पाएगा जितना वो अपनी मुंह बोली बहन से करता है? मुझे तुम दोनों के रिश्ते से ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं
जिसे अगर शांतनु मानेगा तभी मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, रात को मैं टाइम पर घर आ जाऊंगी, बाय। रैना अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके घर से बाहर चली गई। रीमा जी अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलीं, ये सचमुच में मेरी बेटी है, इस बात पर मुझे शक होने लगा है। मैं शांतनु और रैना के रिश्ते के लिए तभी हाँ कहूंगी जब जानवी इन दोनों की जिंदगी से चली जाएगी। वो तो वापस से अपने भाई के घर में रहने आ गई है। जानवी, रैना और शांतनु तीनों पार्टी वाली जगह पर पहुंच गए थे। तीनों जैसे ही अंदर जाने लगे, जानवी रुककर कहती है, बाबा जी, कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं। मेरा पर्स, भाई, मैं वो अपना पर्स शायद पार्किंग में गिरा दिया है, मैं लेकर आती हूँ। मैं तेरे साथ चलता हूँ बच्चा, वैसे भी यहाँ भीड़ कितनी ज़्यादा है। नहीं भाई, पार्किंग में सिर्फ कार के अलावा कुछ नहीं है, मैं आसानी से पर्स ढूंढ कर आती हूँ, आप दोनों अंदर जाइए। जानवी पार्किंग में आती है और अपना पर्स ढूंढने लगी। अपने हाथ में लेडी पर्स लिए हुए समर जानवी के सामने खड़े होकर उसे देखने लगा। पर्पल कलर की साड़ी और खुले हुए बालों में वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। समर अपना सुध-बुध खो चुका था। कुछ पल के लिए वो ये भी भूल चुका था कि जानवी कौन है। फिर अपने होश संभालते हुए कहता है, शायद आप इसे ढूंढ रही हैं। जानवी समर के हाथ से पर्स लेकर थैंक यू बोलती है और जैसे ही जाने लगी तभी पीछे से कोई लेडी जानवी को आवाज देते हुए बोली, मिसेज राठौर। मिसेज राठौर शब्द कानों में गूंजते ही जानवी मुड़कर देखती है तो समर के भी आगे बढ़ रहे कदम रुक जाते हैं। वो लेडी जानवी के सामने आकर कहती है, आप तो मिस्टर कबीर राठौर की वाइफ हैं। आपकी शादी को बीते हुए कुछ महीने हुए हैं ना, आप मिली अपने ससुराल वालों से। जानवी उस लेडी को देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी। वो संकोच करते हुए बोली, शायद मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। बाबा जी का गुरुद्वारा मेरी शादी हो रही थी, वहाँ मैं आज था, कुछ याद आया? आपके और मिस्टर राठौर दोनों की भी शादी हो रही थी। जानवी को सब कुछ याद आ गया था। वो आस्था को देखकर, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं था। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कुछ दिन पहले लुधियाना आई, जानकर बहुत दुख हुआ कि प्लेन क्रैश में मिस्टर राठौर की डेथ हो गई है। आपसे मिलना चाहती थी, आज आपसे मुलाकात हो गई। कैसी हैं आप? आस्था कहती है। दोनों बातें करते हुए पार्टी में चले गए, लेकिन समर सारी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरत में पड़ गया था। आखिर उस लेडी ने जानवी को मिसेस कबीर राठौर क्यों कहा? इसका क्या मतलब है? क्या सचमुच में भाई ही जानवी के हस्बैंड थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भाई इस दुनिया में नहीं रहे? समर के मन में सवालों के तूफान उठने लगे थे। वो सारा सच जानने के लिए बेचैन हो रहा था। क्या जानवी ही उसके भाई कबीर की वाइफ है? क्या सच में उसका भाई इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है? जानवी जैसे ही पार्टी में आती है, शांतनु और रैना दोनों उसे देखकर मुस्कुराते हैं। विक्रम जानवी को पर्पल कलर की साड़ी में देखकर तो जैसे उस पर फिदा हो गया था। उसकी स्माइल और हवाओं में उड़ रही उसकी काली जुल्फें, वो खुद को जानवी के पास आने से रोक नहीं पाया। विक्रम सकुचाते हुए, हेलो मिस जानवी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। जानवी स्माइल करते हुए, थैंक यू सो मच, वाकई में डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की गई है। सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि शानदार लग रही है। इस पार्टी में और औरों की पार्टी में बहुत डिफरेंट है। ये बत्रा फैमिली की दी हुई पार्टी है और इसमें आने वाले सारे गेस्ट भी वीआईपी ही हैं और उनका वेलकम भी बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। शेफाली मुंह बनाते हुए बोली। जानवी कुछ नहीं कहती है, बस वो शेफाली की ओर देखती रहती है। विक्रम, जानवी, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, आप आइए ना मेरे साथ। जी मैं यहीं ठीक हूँ। विक्रम अपने डैड मिस्टर बत्रा के पास आता है और साथ में शांतनु, जानवी और रैना भी। मिस्टर बत्रा जैसे ही जानवी को देखते हैं, उन्हें वो बहुत ही पसंद आती है। अपने बेटे के चेहरे की हंसी को देखकर वो समझ चुके थे कि विक्रम भी जानवी को पसंद करने लगा है। शेफाली जैसे ही समर और उसके मॉम डैड को आते हुए देखती है, वो उनके पास आकर, हेलो अंकल, आंटी कैसी हैं आप? सिया जी, हेलो बेटा, तुम? यहाँ पर मौजूद सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरी खूबसूरती के चर्चे तो पूरे लुधियाना में फेमस हैं।
एनीवे आई एम शेफाली बत्रा। सियाजी अपने मन में विचार करते हुए बोली, अपनी जुबा से खुद की तारीफ कर रही हो जैसे कोई तुम्हें जानता ही नहीं है। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ जिन्हें सिर्फ अपनी तारीफ करने के अलावा कुछ नहीं आता है। मिस्टर राठौर अपनी वाइफ के साथ पार्टी में चले गए। समर जाने लगा तो शेफाली उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए मदहोशी भरे अंदाज में कहती है, सुनो हैंडसम, आज तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो मैं खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझ जैसी खूबसूरत हसीना के लिए तुम जैसा हॉट लड़का ही सूट करता है। विल यू डांस विद मी? समर खुद को उससे अलग करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया है, मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना जानता हूँ। सामने से हटो। समर गुस्से में वहाँ से अंदर आता है। डांस फ्लोर पर कुछ कपल डांस कर रहे थे। जानवी जैसे ही सिया जी और मिस्टर राठौर को देखती है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सिया जी जानवी को जैसे ही अपनी दी हुई साड़ी को पहने हुए देखती हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। थैंक यू आंटी, और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आप मेरे भाई को तो जानती हैं, इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली भाभी भी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड रैना से। रैना सिया जी से मिलती है। तभी स्टेज पर खड़े होकर विक्रम अपने हाथ में माइक लेकर पार्टी होस्ट करने लगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू यू न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। आज की शाम न्यू ईयर के नाम इस स्पेशल ओकेजन पर मैं विक्रम बत्रा एक डांस कंपटीशन अनाउंस कर रहा हूँ, सालसा डांस विद सोल्समेंट्स। जी हाँ, इस डांस में खास बात यह है कि जिससे आपकी सोल किस्मत ने जोड़ी होगी, वो डांस के खत्म होने के बाद आपके साथ होंगे। लेकिन एक कंडीशन है, वो ये है कि आप सभी के चेहरे पर मास्क होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस कपल का मास्क मैच करेगा वही विनर बनेंगे। तो आप सब रेडी हैं? तो मास्क लेकर अपने कपल के साथ डांस फ्लोर पर आ जाएं। सारे कपल अपने अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं। डांस फ्लोर पर रोमांटिक म्यूजिक प्ले होता है। जानवी शांतनु का हाथ लेकर रैना के साथ डांस फ्लोर पर भेज देती है। विक्रम जानवी के साथ डांस फ्लोर पर आता है और शेफाली जबरदस्ती समर को लेकर अब सारे कपल एक साथ डांस करने लगे। विक्रम का हाथ छुड़ाकर जानवी जैसे ही किसी और के हाथ को पकड़कर डांस करती है, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सॉन्ग का एंड होते ही जैसे ही सारे कपल को देखा जाता है, तो सिर्फ एक ही कपल के मास्क मैच कर रहे थे। विक्रम उनके पास आकर जैसे ही मास्क उतारने को कहता है, वो कोई और नहीं बल्कि जानवी और समर थे। सारे लोग चीयर्स करने लगे। जानवी और समर एक दूसरे को देखते हैं। तभी सियाजी उन दोनों को साथ में देखकर अपने मन में विचार करते हुए बोली, जानवी और मेरे समर की जोड़ी सचमुच में परफेक्ट कपल की तरह लग रही है। कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ ना? शेफाली समर और जानवी को एक साथ देखकर जेलस फील करती है और उन दोनों के बीच में आकर, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, जाकर मिलो उससे। समर जैसे ही जानवी को जाते हुए देखता है, वो अपने मन में, ओह शिट, इतना अच्छा मौका गवा दिया मैंने। एक बार जानवी का पेंडेंट मिल जाता मुझे, तो मेरी गलतफहमी दूर हो जाती। मुझे बेचैनी हो रही है, सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये पागल लड़की बार बार सामने आ जाती है। जानवी अपने भाई को ढूंढते हुए पार्टी से बाहर निकल आती है, लेकिन उसे शांतनु कहीं नहीं मिलता है। वो जैसे ही कॉरिडोर की ओर जाने लगी, तो किसी ने उसे जबरदस्ती खींचकर अपने करीब कर लिया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जानवी को कोई देख ही नहीं पाया। जानवी अपने हाथों से उस इंसान की पकड़ को छुड़ाने लगी। वो शख्स उसके मुंह को दबाते हुए बोला, इतने दिनों के बाद हाथ लगी हो, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उस बार तुझे किसी ने बचा लिया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उस शख्स की आवाज को सुनकर जानवी डर के मारे थर थर कांपने लगी। वो उसे खींचते हुए बेड पर ले आया। जानवी अपने हाथ पैर मारने की कोशिश करने लगी। इधर शांतनु को अकेले खड़े देखकर समर, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ही थी ना? तो फिर नहीं तो
वो तो डांस फ्लोर पर थी, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उसका मोबाइल भी मेरे पास है। समर को एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। वो कुछ सोचते हुए जानवी को हर जगह ढूंढने लगा। तभी कॉरिडोर से जैसे ही वो गुजरा, जानवी उसे खिड़की से देख लेती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उस अनजान शख्स का हाथ अभी भी जानवी के मुंह पर ही था। वो उसके हाथ को अपनी सारी ताकत लगाकर छुड़ाते हुए चीखते हुए बोली, बचाओ, कोई है। समर जैसे ही जानवी की आवाज़ को सुनता है, वो अपने कदम पीछे करते हुए खिड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही अंदर का नज़ारा देखता है, वो भागते हुए कमरे में आता है। लेकिन वो अनजान शख्स जानवी को छोड़कर पीछे के दरवाजे से भाग निकला। जानवी बेड पर पड़ी हुई सिर्फ रोए जा रही थी। समर उसकी हालत को देखकर उसके पास आता है। जानवी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए वो समर के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। न जाने क्यों समर जानवी को ऐसे रोते हुए देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आज से पहले उसने कभी भी ऐसे किसी भी लड़की को रोते हुए नहीं देखा था। वो देखता है जानवी के ब्लाउज की बाजू फट गई है। अपने कोट को उतार कर समर उसे पहनने को कहता है। जानवी रोते हुए कोट को पहन लेती है। आप ठीक हैं ना? आप पहले बेड पर बैठिए, कुछ नहीं हुआ है। समर की बातें सुनकर जानवी कहने लगी, आज आपकी वजह से मैं बच गई। वो शख्स, उसने मेरे साथ, बच्चा कहाँ थी तू? शांतनु इतना कहकर एक एक चुप हो गया। जानवी रोते हुए अपने भाई के गले लग गई। शांतनु उसे चुप कराता है और सारी सच्चाई जानकर उसका गुस्से से खून खौल उठा। वो अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देखकर सहन नहीं कर पा रहा था। वो समर को थैंक यू बोलकर पार्टी से जाने लगा। रैना कार के पास आकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो देखती है जानवी ने किसी और का कोट पहना हुआ है, वो उसके पास आकर, शांतनु क्या हुआ है जानू को? उसकी हालत को समझते हुए दोनों उसे घर ले गए। समर कॉरिडोर में खड़ा होकर जानवी को जाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नज़र पेंडेंट पर पड़ी। वो उस पेंडेंट को उठाकर देखने ही वाला होता है कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो अनजान शख्स जानवी को जाते हुए देख रहा था। वो टेरेस पर खड़ा होकर सिगरेट पीते हुए कहता है, आज नहीं तो कल तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा जानू। जिस दिन तुम्हें हासिल करूंगा उसी दिन अपना चेहरा दिखाऊंगा। अब तो तुम्हें बचाने वाला भी तुमसे बहुत दूर चला गया है। मोबाइल से बात करने के बाद समर उस पेंडेंट को खोलता है और जैसे ही वो जानवी के साथ अपने भाई की पिक्चर को देखता है, वो शॉक्ड रह गया। समर जैसे ही जानवी के पेंडेंट को खोलकर देखता है, वो शॉक्ड रह गया। उस पेंडेंट में किसी और की नहीं, बल्कि उसके भाई कबीर के साथ जानवी की फोटो थी। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो सुन्न सा हो गया। अब उसे सचमुच में विश्वास हो गया कि उसका भाई कबीर इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। वो उसी जगह पर दीवार से टिककर बैठ गया। अपने भाई को याद करते हुए कहने लगा, मैं आपको ढूंढने के लिए इंडिया आया था ताकि आपको मनाकर अपने साथ ले जाऊं। आप तो ऐसी जगह चले गए जहां से आप कभी लौट कर नहीं आएंगे। मॉम, डैड और दादी, माँ से क्या कहूँगा मैं? क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? इतनी बड़ी सच्चाई का सामना कैसे कर पाएंगे? समर अपने भाई के साथ बिताए हुए हर पल को याद करके रो रहा था। पार्टी में सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी सिया जी चिंता करते हुए बोली, ये समर कहाँ रह गया? सारे गेस्ट घर जा रहे हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। मिस्टर राठौर अपने बेटे को ढूंढते हुए कॉरिडोर की ओर आते हैं। उन्हें समर फर्श पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, ये क्या समर, तुम फर्श पर बैठे हुए हो? तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है, घर चलना चाहिए अब हमें। समर अपने डैड की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसी अवस्था में देखकर मिस्टर राठौर कहते हैं, समर बेटा, तुम रो रहे हो, क्या हुआ? कबीर से बात हुई क्या तुम्हारी? जरूर कबीर का कॉल आया होगा, तुमने उसे बताया नहीं। उसके डैड नाराज नहीं है, माफ कर दिया है और उसकी पत्नी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। वो कब आ रहा है हम सबसे मिलने? पूछो ना उससे। तुम दोनों भाई एक जैसे हो। एक अपने दिल की बात कहने में डरता है, दूसरा अपने दिल की बात हमसे छिपाता है। कुछ बोलो भी। समर फर्श से उठते हुए बोला, डैड, वो भाई भाई इस ओफो,
समर, तुम बच्चे की तरह बोलते हुए इतना लड़खड़ा क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। कबीर ने क्या कहा? मिस्टर राठौर समर से कहते हैं। समर अपने डैड के गले लग गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम के साथ सिया जी वहां आ जाती हैं और चहकते हुए बोली, दोनों बाप बेटे गले मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। समर, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अब घर चलते हैं ना बेटा। समर अपने आंसुओं को छिपाते हुए काला चश्मा पहन लेता है तो सिया जी हंसते हुए बोली, क्या है ये, रात में चश्मा क्यों पहना हुआ है तुमने? मॉम, घर चलते हैं। डैड, आप भी चलकर कार में बैठिए, मैं मिस्टर बत्रा को बाय बोलकर आता हूँ। समर कहते हुए विक्रम के साथ मिस्टर बत्रा के पास आता है और उन्हें थैंक यू और बाय बोलकर जाने लगा। कार ड्राइव कर रहे समर अभी भी अपनी आंखों पर काले चश्मे को पहना हुआ था। उसकी आंखें रो रही थीं, लेकिन वो बिना कुछ कहे पूरे रास्ते शांत रहा। सिया जी मुस्कुराते हुए बोली, आज जानवी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो मेरी अपनी हो। मेरा बस चलता तो मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ही पसंद करती। जानवी ना सिर्फ अच्छी लड़की है, बल्कि कितनी इज्जत करती है वो बड़ों की। उससे मिले कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे घुल मिल गई है जैसे कोई उससे अनजाना रिश्ता हो। और समर, आज क्या हो गया तुझे? समर जैसे ही मधुबन कोठी के सामने अपनी कार को रोकता है, सिया जी कार से उतरती हैं। सब एक साथ घर के अंदर आते हैं। सिया जी अब इरिटेट होकर समर के चश्मे को उतारते हुए बोली, इतनी रात को काला चश्मा पहने हुए है, उतार इसे। मॉम, क्या कर रही हैं आप? समर के कहते ही सिया जी जैसे ही समर की आंखों में देखती हैं, वो बहुत चक्की रह गईं। फिर उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर बोली, तू रो रहा है, वो भी हम सबसे छिपकर। क्या बात है समर? सोम, ये देखिए अपने बेटे की करतूत, हम सबसे छिपकर रो रहा है। क्या हुआ है तुझे? सिया, इसने एक बात छिपाई है तुमसे। कबीर का कॉल आया था इसके पास, मिस्टर राठौर कहते हैं। सिया जी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। वो रोते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? क्या सचमुच में मेरे बच्चे कबीर का कॉल आया था? कैसा है वो? क्या उसे अपनी मॉम की याद नहीं आती है? अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस माँ के प्यार को इतनी जल्दी कैसे भूल गया वो? समर अपनी माँ की बातों को सुनकर सहन नहीं कर पाया। वो रोते हुए बोला, मॉम, डैड, भाई अब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्या बोल रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ मैं। भाई इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं मॉम। कहते हुए समर अपने घुटने के बल बैठकर रोने लगा। मिस्टर राठौर को तो यकीन ही नहीं होता है समर की बातों पर। वो उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोले, शट अप समर, ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो अपने भाई के बारे में? ऐसा बोलने की कोशिश भी कैसे की तुमने? ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? कबीर भले ही गुस्सा होकर इंडिया आया था, लेकिन उसके बारे में ऐसा मत कहो। सिया जी तो जैसे सुध-बुध खो बैठी, वो खुद को संभाल नहीं सकी। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि समर अपनी मॉम को संभालते हुए बोला, मॉम, आप खुद को संभालिए। डैड, मैं झूठ क्यों कहूँगा, ये सच है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इस पेंडेंट को देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। मिस्टर राठौर जैसे ही समर के हाथ से पेंडेंट लेते हैं, वो देखते हैं उस पेंडेंट में जानवी और कबीर की फोटो है। फिर उन्हें याद आता है कि जानवी के हस्बैंड का नाम भी तो कबीर था, जिसकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। सिया जी भी उस पेंडेंट को देखती हैं और सारी बातें समझ में आती हैं। वो फूट फूट कर रोने लगीं। उनका रोना सुनकर अवंतिका जी अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपने बहू और बेटे को रोते हुए देखकर बोलें, सोम, बहू, क्या हुआ है? तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? कोई कुछ बताएगा भी? समर उन्हें सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वो भी रोने लगी। सिया जी अपने बेटे की मौत की खबर को सहन नहीं कर सकीं और वो बेहोश हो गईं। समर उन्हें बेसुध देखकर पानी के छींटे उन पर मारता है, जिससे उन्हें होश आता है। वो रोते हुए कहने लगी, हमें लगा कबीर नाराज है, इसलिए हमसे मिलने नहीं आ रहा, लेकिन वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। जानवी मेरे कबीर की पत्नी है। मैंने अपनी बहू के लिए सुहाग की चीजें रखी थीं, लेकिन अपने बेटे की मौत की खबर से सिर्फ मिस्टर राठौर ही नहीं, सिया जी भी टूट गई थीं। अवंतिका जी अपनी बूढ़ी आंखों को बस इस इंतजार में आस लगाए हुए थीं कि उनका बड़ा पोता एक दिन अपनी पत्नी के साथ जरूर आएगा, लेकिन वो तो नहीं आया। अपनी मौत की खबर जरूर दे गया। इधर शांतनु सोई हुई जानवी के सर पर
अपने हाथों की थपकी दे रहा था। रैना उसके बगल में ही बैठी हुई थी। शांतनु अपनी बहन की हालत को देखकर वो वहां से हॉल में चला आता है। रैना उसे दुखी देखकर दिलासा देते हुए बोली, शांतनु, इतनी जल्दी हार मानने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अभी अभी इतने बड़े दुख से उभरी है जानू, लेकिन किसी ने फिर से इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तुम्हारी बहन है, उसका दुख तुमसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन उसे हिम्मत देने के बजाय अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो उसे संभालेगा कौन? उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है शांतनु। ऐसी हालत में उसे सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत थी वही उसे छोड़कर चला गया है। कबीर के जाते ही जान भी टूट गई है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने खुद को संभालना सीख लिया है। कबीर की फैमिली को भी मालूम नहीं है कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। शांतनु रैना के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कबीर की फैमिली का पता भी लगाने की कोशिश करूंगा मैं। उन्हें हक है अपने बेटे के बारे में जानने का। सुबह हो चुकी थी। जानवी की आंखें खुलती हैं। वो अपने बेड से उतरकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली, रैना उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जानू। जानवी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज इतनी खुश है तू? रैना, गेस कर और बता क्यों खुश हूं मैं। जानवी, भाई ने प्रपोज किया है। रैना, नो। जानवी, पक्का रीमा आंटी इस रिश्ते के लिए मान गई होंगी। रैना, क्या जानूं, इतनी छोटी सी बात तू समझ नहीं सकी। आज भाई आने वाले हैं, वो मेरे और शांतनु के रिश्ते के लिए हामी भर दी है। माँ को भी वही मनाएंगे। जानवी खुश होते हुए रैना को गले से लगाते हुए बोली, तू बहुत जल्दी मेरी भाभी बनकर आने वाली है। बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी सुन ली। रैना, चलकर देख, आज भी तेरा भाई किचन में है। उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब चल भी। दरवाजे की डोरबेल बजी। शांतनु दरवाजे को खोलता है तो मिस्टर बत्रा अपने बेटे के साथ दरवाजे पर खड़े थे। शांतनु उन्हें देखकर, सर आप और विक्रम एक साथ? गुड मॉर्निंग शांतनु, अंदर तो बुलाओ भाई हमें, या फिर दरवाजे पर ही खड़े रखोगे हमें? सॉरी सर, अंदर आइए ना। मिस्टर बत्रा कॉच पर बैठते हैं और साथ में विक्रम भी। उसकी आंखें बस जानवी को ही ढूंढ रही थीं। तभी रैना और जानवी दोनों वहां आते हुए दिखाई देते हैं। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई जानवी को देखकर। रैना और जानवी दोनों मिस्टर बत्रा और विक्रम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रैना किचन में आती है। शांतनु अपने बॉस को देखकर कहता है, सर मैं आधे घंटे में ऑफिस आ जाता, आप मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता। मिस्टर बत्रा, शांतनु जो बात करने आए हैं वो घर आकर ही करना ठीक था। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अपने भाई के पीछे खड़ी जानवी जैसे ही मिस्टर बत्रा की बातें सुनती है वो हैरान रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही शांतनु कहने लगा, आई एम सॉरी सर, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने का हक सिर्फ मेरी बहन को है। विक्रम बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मेरी बहन की सच्चाई से अनजान हैं आप लोग। मैं आपका दिल तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता है। मिस्टर बत्रा शांतनु की बातें सुनकर थोड़े से मायूस हो गए थे, लेकिन विक्रम चुप नहीं रह सका। वो शांतनु की ओर देखते हुए बोला, शांतनु, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी बहन को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी वजह से तो कभी नहीं। मैं जानता हूँ विक्रम, तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? शांतनु शांत स्वर में कहता है। विक्रम मायूसी भरे अंदाज में अपनी नजरें जानवी पर करता है और उसके सामने खड़े होकर कहने लगा, शांतनु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जानवी की लाइफ में कोई था, मुझे इसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जानवी मुझसे शादी के लिए मान जाए। मेरी बहन किसी और से प्यार करती है। उसने कुछ टाइम पहले ही अपने हस्बैंड को खो दिया है विक्रम, और उसे गए अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हामी भर दूं? शादी का बंधन कोई खेल नहीं होता है। किसी एक की मर्जी के बिना तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? समझने की कोशिश करो। शांतनु विक्रम को समझाते हुए बोला। विक्रम और मिस्टर बत्रा दोनों ही जानवी को देखने लगे। जानवी बिना कुछ बोले कमरे में चली गई।
तो विक्रम अपने डैड की ओर देखते हुए बोला, जानवी चाहे जिस भी हालत में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है डैड। वो मुझसे शादी करने से इनकार कर दे, लेकिन मैं उसका हमसफर ना सही, दोस्त तो बन ही सकता हूँ ना। आप ऑफिस जाइए डैड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर बत्रा अब चुप कहाँ रहने वाले थे। वो अपने बेटे की बातों से असहमत होते हुए बोले, मेरे साथ ऑफिस चलो विक्रम, देर हो रही है। और शांतनु, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जानवी, एक्चुअली गलती मेरी ही है। मुझे एक बार तुमसे इस बारे में बात कर लेना चाहिए था। तुम ऑफिस आ जाना, मैं चलता हूँ। मिस्टर बत्रा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन जाते हुए भी विक्रम शांतनु के पास आकर बोला, शांतनु, मैं जानवी को पसंद करता हूँ और उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। वो भले ही किसी से प्यार करती थी, लेकिन मैं एक न एक दिन उसका दिल जीत कर रहूँगा और तुम खुद ही उसका रिश्ता लेकर मेरे पास आओगे। इतना कहते हुए विक्रम जाने लगा, लेकिन खिड़की के सामने खड़ी जानवी को देखता है। लेकिन जानवी की नज़रें जैसे विक्रम पर गईं, वो दीवार के पीछे छिप गई। शांतनु जैसे ही किचन में आता है, वो देखता है रैना थोड़े गुस्से में है। वो सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही है, तो शांतनु उसके हाथ से बाउल लेकर कहता है, इन बेचारे बर्तनों का क्या कसूर है जो इन पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? क्या हुआ रैना, कुछ कहना है तुम्हें? कोई ऐसी बात जो तुम्हें परेशान कर रही है? शांतनु, एक बात बोलूं, विक्रम अगर जानवी को अपनाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है, बताओ मुझे। विक्रम देखने में मुझे अच्छा लड़का लगा। जानवी जिस दौर से गुजर रही है, इसमें किसी के साथ की जरूरत है। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या वो सारी उम्र अकेली रहेगी? माना कि कबीर से बहुत प्यार करती है, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बारे में तो सोचो। रैना शांतनु को समझाते हुए बोली। जानवी किचन डोर के सामने खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी। वो आहत होकर कहने लगी, मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ रैना, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी के भी नहीं। अगर मेरे इस घर में रहने से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊंगी, कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ सकती हूँ, लेकिन कबीर के अलावा कोई भी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता है, और न ही मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह है। शांतनु उसे रोते हुए देखकर रैना पर गुस्सा करते हुए बोला, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है रैना, ये मेरी बहन, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जानवी की वजह से हमारे रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि हम दोनों ही अलग हो जाएं। मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता हूँ। शांतनु की बातें सुनकर रैना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोनी आवाज में कहने लगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि जानवी की वजह से हमारे रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा? शांतनु, मैंने हमेशा जानवी को छोटी बहन की तरह प्यार किया, उसकी चिंता मुझे भी होती है। तुम्हें मुझसे अलग होने का बस बहाना चाहिए ना, तो फिर ठीक है, आज से अभी से हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, समझो। बस कीजिए, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ना बंद कीजिए। आप दोनों को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है झगड़ा करने का। भाई, आप भी बच्चों से कम नहीं हैं, अलग होकर जी लेंगे आप लोग ना। मुझसे पूछिए मुझ पर क्या बीतती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कबीर से अलग हो जाऊंगी, लेकिन उसके बगैर जीना सीख रही हूँ मैं। रहना तुम भी, इससे अच्छा मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। जानवी गुस्से में तुनकते हुए बोली और वहां से चली गई। शांतनु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, रूठ गई ना वो, जाकर मनाओ उसे, वरना मैं तुम्हें ऑफिस जाने नहीं दूंगी। रैना डांटते हुए बोली। शांतनु, झगड़ा तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं, साथ में चलते हैं। शांतनु और रैना जैसे ही जानवी के कमरे में आते हैं, वो तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, तभी शांतनु उसे पर्स उठाते देखकर, बच्चा, तुम सचमुच में घर छोड़कर जा रही हो? तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ देगा? जानवी हंसते हुए, आप दोनों के नाटक से ना मैं परेशान हो गई हूँ। जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस बाबा जी की कृपा से मुझे जॉब मिल जाए, वरना घर में बोर हो जाती हूँ। रैना मैडम अपने काम पर चली जाती हैं, आप भी, और मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब का इंटरव्यू कॉल आया है, तो मैं चलती हूँ, बाय। हाँ, आज शाम को रीमा आंटी के घर जाने वाले हैं हम। सब जल्दी ऑफिस से आने की कोशिश कीजिएगा, और मेरी इंटरव्यू कैसी होती है आकर बताऊंगी। जान भी घर से ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वो ऑटो में बैठकर कुछ दूर ही गई थी कि बीच रास्ते में बहुत भीड़ इकट्ठा दिखाई दे रहा था।
वो परेशान होकर जैसे ही ऑटो से उतरने लगी, ड्राइवर उसे रोकते हुए बोला, मैडम, बीच रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये तो होते ही रहता है। मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। जानवी ड्राइवर की बातों को अनसुना करते हुए बोली, भैया मैं देख कर आती हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए प्लीज। अरे मैडम, ये रोज का लफड़ा है, आए दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट होते रहता है, आपको क्या लेना देना है, आप चलिए। नहीं भैया, मैं देख कर आती हूँ। जानवी कहते हुए जैसे ही एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचती है तो वो देखती है दो आदमी घायल होकर बेसुध पड़े हुए हैं। वो जैसे ही एक आदमी का चेहरा देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि समर था और दूसरा विक्रम था। दोनों को ही घायल अवस्था में देखकर जानवी घबराते हुए बोली, कैसे लोग हैं आप सब? घायल लोगों की मदद करने के बजाय आप सब भीड़ इकट्ठा करके तमाशा देख रहे हैं। कोई मेरी हेल्प कीजिए इन दोनों को उठाने में। जानवी की आवाज़ सुनकर कुछ लोग मदद करने आगे आते हैं। समर और विक्रम दोनों को एक टैक्सी में बैठाते हैं। तभी जानवी ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर टैक्सी में बैठते हुए बोली, भैया मुझे जल्दी से किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले चलिए। टैक्सी कुछ ही देर में एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। जानवी वार्ड बॉय के पास आकर 2 स्ट्रेचर लाने को कहती है और इमीडिएटली उन दोनों को एडमिट करवाती है। आसपास के लोगों की नज़रें दोनों पेशेंट पर थीं और सबसे ज़्यादा घबराई हुई जानवी पर। तभी डॉक्टर उसके पास आकर दोनों पेशेंट को देखकर कहते हैं, रिलैक्स, घबराने की बात नहीं है, मैं देखता हूँ। विक्रम को एक वार्ड बॉय अंदर ले गया, लेकिन जैसे ही समर को लेकर जाने लगे, उसकी वॉच से जानवी का दुपट्टा उलझ गया था, जिस वजह से वो भी समर के साथ साथ रूम में चली गई। विक्रम के सर पर हल्की सी चोट आई थी और उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था और 2-4 जगह सिर्फ छिल गए थे। लेकिन जानवी जैसे ही समर की चोटों को देखती है, वो दर्द से सिसकने लगी। उसके सर पर काफ़ी गहरा जख्म बना हुआ था, साथ ही साथ उसके हाथ और पैर दोनों जगह चोट आई थी। वो अब भी बेहोश था। जानवी अपने पर्स से पैसे निकालकर बिल काउंटर पर पूरे 5,000 पे करती है और जाने लगी तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोककर कहती है, मैम आपने बिल पे किया है लेकिन साइन करना भूल गई हैं, प्लीज़ साइन कीजिए। जानवी विक्रम के फॉर्म पर फ्रेंड्स की कॉलम में साइन करती है और समर के रिलेटिव की जगह कुछ साइन नहीं करके वापस से समर के रूम की ओर चली जाती है। लेकिन जानवी की नज़रें सिर्फ समर पर ही थीं। डॉक्टर उसकी चोटों की मरहम पट्टी के साथ उसे दर्द से आराम दिलाने के लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं। इंजेक्शन को देखकर ही जानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है और समर की कलाई को कसकर पकड़ लेती है और बुदबुदाते हुए बोली, प्लीज बाबा जी, इस इंजेक्शन से ज़्यादा दर्द ना हो, प्लीज बाबा जी। समर की आंखें खुलती हैं। वो जानवी की ओर देखता है जो अभी भी आंखें बंद करके सिर्फ बुदबुदा रही थी। डॉक्टर समर को होश में आए हुए देखकर बोले, शुक्र मनाइए, इन्होंने आपको सही सलामत टाइम पर हॉस्पिटल ले आया। सिर्फ चोट लगी है और ये जख्म भरने में टाइम लगेगा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। समर के कहते ही जानवी अपनी आंखें खोलकर देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी की कृपा से आपको होश आ गया, आप ठीक हैं ना? समर अपनी निगाहें सिर्फ जानवी पर गड़ाए हुए था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वो बस अपने भाई को याद करते हुए जानवी का चेहरा देखने लगा। क्या हुआ, कुछ कहना है आपको? मैंने आंटी को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में पहुंचती होंगी, आप आराम कीजिए, मैं उनसे भी मिल लेती हूँ। जानवी जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट समर की वॉच में उलझ गया। वो जैसे ही अपने ब्रेसलेट को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, समर बेड पर धीरे धीरे करके बैठते हुए बोला, आप रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी, आप बैठ क्यों रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। समर अपने बॉस से जैसे ही ब्रेसलेट को खींचकर निकालता है, ब्रेसलेट टूटकर नीचे बिखर जाता है, जिसे देखकर जानवी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर कहने लगी, कहा था ना मैंने आपसे, मैं निकाल दूंगी, आपने मेरे ब्रेसलेट को तोड़ दिया। जानते भी हैं कितनी इम्पोर्टेंट है ये ब्रेसलेट मेरे लिए। सॉरी, गलती तो मेरी ही है, मैं किससे कह रही हूँ जिसके दिल में सिर्फ नफरत भरी है। जानवी बिखरे हुए ब्रेसलेट के मोतियों को एक एक चुनने लगी और एक एक मोतियों की जगह
उसके आंसू भी नीचे टपक रहे थे। वो मन ही मन में सोचते हुए बोली, आज आपकी दी हुई ब्रेसलेट भी टूटकर बिखर गया मुझसे। एक यही तो मेरे पास आपकी दी हुई पहली और आखिरी गिफ्ट बची हुई थी। पहले पेंडेंट खो दिया, अब ब्रेसलेट भी। समर जानवी की झुकी हुई आंखों से टपक रहे आंसुओं को देख रहा था। वो अफसोस करते हुए बोला, सॉरी, मुझे ऐसे खींचकर नहीं निकालना चाहिए था। अब सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा? मेरी सबसे कीमती चीज़ को आपने तोड़ दिया। तभी सियाजी और मिस्टर राठौर अपने बेटे को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंच गए। आपका सॉरी लेकर मैं क्या करूंगी? आप ये सॉरी वर्ड्स अपने पास रखो। एक तो मैंने अपना इंटरव्यू छोड़कर आपको लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं आप। लेकिन नहीं, आपको तो अपने काम पर जाने की फिक्र हो रही है। जानवी मुंह बनाते हुए बोली। समर अपने मन में सोचते हुए बोला, अभी तो ये रो रही थी, फिर इतनी जल्दी मुझे सुनाने भी लगी। अजीब कार्टून कैरेक्टर है इसका। अब क्या सोचने लगे आप? ये ब्रेसलेट लो और मुझे ठीक करके दीजिएगा। मैं चलती हूँ। और हाँ, आज शाम को मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए, वरना बाबा जी की कसम मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जानवी जैसे ही जाने लगी तो समर पीछे से आवाज देते हुए बोला, एक मिनट, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आई हो, लेकिन क्या मैंने कहा था तुमसे? और एक ब्रेसलेट ही तो टूटा था। तुम बदले में मुझसे इसके पैसे ले सकती हो। मेरा वॉलेट कहाँ है? कहीं तुमने तो। जानवी उसका वॉलेट देते हुए बोली, हम पकड़ो, आपके पॉकेट से निकाला मैंने बिल पे करने के लिए। ना जी ना, मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे ऐसे शक भरी निगाहों से ना देखो। मैंने कोई चोरी नहीं किया है। और हर चीज़ों की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन फीलिंग की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, और ऐसे आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की है। समर एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, आपको जानकर भी क्या करूँगी? अगर आपकी याददाश्त चली गई है तो आप अपना आधार कार्ड देखिए, खुद को पहचान सकते हैं। नहीं तो कुछ ऐसा जिससे आपकी चल जाए कि आप कौन हो। जानवी उसे चिढ़ाते हुए बोली। एक पल के लिए तो समर जानवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चुप हो गया। फिर वो चेहरे को सिकोड़ते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही हो मेरे साथ। मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ समझी। अब ऑफिस जा रहा हूँ मैं, सामने से हटो। समर जैसे ही उठता है, जानवी उसे उठते हुए देखकर कहती है, आप सचमुच में भुलक्कड़ हो गए हैं। आपको याद तो है ना, आपको चोट लगी है, आराम कीजिए। वो सामने से हट नहीं रही थी कि बेड से उसके पैर में चोट लग गई और वो समर के साथ बेड के ऊपर आ गिरी। समर जानवी के ऊपर आ गया। उसकी नजरें जानवी पर ठहर गईं। बिना एक पल को गवाए जानवी धीरे से कहती है, आप मेरे ऊपर हैं, मैं आपके भारी वजन को सहन नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज उठने का कष्ट करेंगे? सॉरी। समर जानवी के ऊपर से उठते हुए बोला और सीधा खड़ा हो गया था। जानवी डोर से बाहर जाने लगी तो समर उसे आवाज देता है, जानवी जी कुछ कहना था। समर के कुछ बोलने से पहले ही मिस्टर राठौर और सियाजी भी वहां आ गए थे। जानवी साइड में चली जाती है। सियाजी समर की चोट को देखकर कहती हैं, कितनी चोट लग गई तुम्हें? ऐसे बच्चों की तरह हरकत क्यों करते हो? जैसे ही मिस्टर राठौर की नज़र जानवी पर पड़ी, वो उसे देखकर कहने लगे, जानवी बेटा तुम यहाँ? हाँ अंकल जी, मैं ही दोनों को हॉस्पिटल लेकर आई थी, लेकिन अब दोनों ही ठीक हैं। लेकिन मैं इन्हें आराम करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। जानवी जैसे ही जाने वाली होती है, सियाजी समर के हाथ में ब्रेसलेट के मोती को देखती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो उन मोतियों को लेकर कहती हैं, ये ब्रेसलेट कबीर का है, तुम्हारे पास कहाँ से आया बेटा? जानवी की आंखें बड़ी हो गईं। वो कुछ कहती उससे पहले ही सियाजी समझ चुकी थीं। वो जानवी के पास आकर कहती हैं, ये ब्रेसलेट मेरे बड़े बेटे कबीर का ही है। तुम ही हो ना मेरे कबीर की पत्नी? तुम मेरी बहू हो जानवी? हाँ जानवी। कबीर का नाम सुनते ही जानवी अपने दर्द को गहराइयों से महसूस करने लगी। उसने ना रोने का वादा किया था खुद से अपने बच्चे के लिए, लेकिन अभी जो कुछ भी उसने सुना था उससे तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसकी आंखें खुद ब खुद भर आईं और वो रोते हुए कहने लगी, आप मेरे कबीर की माँ हैं? हाँ बेटा, किस्मत तो देखो हमारी, जिस बेटे और बहू से मिलने हम आए वो खुद ही मेरे दहलीज पर आ गई थी।
ना ही मैंने पहचाना तुम्हें और ना ही तुम हमें जानती थीं। जानवी की नज़रें कभी समर पर, कभी मिस्टर राठौर, तो कभी सिया जी को। लेकिन कहे भी तो क्या कहे उन लोगों से कि जिस बेटे को वो देखने आई हैं वो तो इस दुनिया से जा चुका है। विक्रम की हालत शांतनु जान चुका था। वो उसी समय विक्रम से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ तो बोलो जानवी, मेरे कबीर के बारे में मुझे तुम्हारी जुबान से सच जानना है। तुम सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो, मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ, क्या हुआ था उसके साथ। सियाजी जानवी पर जोर डालते हुए बस बोले जा रही थीं। जानवी गुमसुम सी होकर बस सियाजी के सवालों को सुन रही थी। कबीर के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी। उसके मौत की खबर को सुनकर जो हाल उसका हुआ था, आज सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उसके माथे पर पसीने आने लगे। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि समर जल्दी से उसे पकड़ लेता है और अपने डैड से कहने लगा, डैड जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। मॉम, आप शांत होकर भी तो जानवी के भाई के बारे में पूछ सकती थी ना। समर उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाता है और डॉक्टर को लेने बाहर चला गया। विक्रम भी होश में आ चुका था। उससे मिलने जैसे ही शांतनु हॉस्पिटल से आया, वो समर को देख लेता है। उसके माथे और हाथ पर लगे हुए चोट को देखकर वो पूछने लगा, समर तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, वो जान भी बेहोश हो गई है, मैं डॉक्टर को बुलाने आया हूँ। समर के कहते ही शांतनु घबरा गया और उससे रूम का नंबर पूछने लगा। कहाँ है मेरी बहन समर? वो ठीक है ना? तुम डॉक्टर को लेकर जल्दी आओ। रूम नंबर 208 में। शांतनु रूम को ढूंढते हुए 208 में पहुंच गया। जानवी बेहोश होकर बेड पर लेटी हुई थी और मिस्टर राठौर सियाजी उसके बगल में खड़े होकर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। शांतनु जैसे ही जानवी के पास आता है, वो उसकी हालत को देखकर कहने लगा, ये कैसे बेहोश हो गई? समर डॉक्टर को अपने साथ ले आया। डॉक्टर जानवी को चेक करने लगे। शांतनु घबराते हुए बोला, डॉक्टर मेरी बहन ठीक तो है ना? मैंने जानवी से कहा भी था स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। ऐसे प्रेगनेंसी की हालत में थोड़ी सी स्ट्रेस लेना नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर लो हो गया है और कितनी वीक हो गई है। ऐसी हालत रही तो माँ और बच्चे दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। मैं जानवी को इंजेक्शन दे देती हूँ और इसके बाद इसका रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। डॉक्टर अपनी बातों को जैसे ही ख़त्म करती है, सियाजी का जैसे सवाल ही खत्म हो गया हो, वो जानवी के पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, जानवी प्रेग्नेंट है, मेरे कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है सोम। शांतनु जैसे ही सियाजी के सारे वर्ड को सुनता है, वो चौंकते हुए बोला, क्या कहा आपने आंटी जी? आपके कबीर के बच्चे की माँ? हाँ शांतनु, जानवी मेरे बेटे कबीर की पत्नी है, ये सच है। और कबीर इस दुनिया से चला गया, ये बात भी हम जान चुके हैं। लेकिन मैं अपनी बहू और अपने कबीर के बच्चे की देखभाल खुद ही करूंगी। मैं अब अपनी बहू को अपने घर लेकर जाऊंगी। सियाजी कहते हुए जानवी के सर पर अभी भी अपने हाथ फेर रही थी। दरवाजे के सामने खड़ा विक्रम सारी बातें सुन चुका था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।